तारुफ है कैशर शरीफ की बेवा हूँ। मैं अपने बचपन से प्रेस क्लब आ रही हूँ। मेरे सामने यहाँ की पहली ईंट रखी गई थी और मैं सबसे यंगेस्ट मेंबर यहाँ पे इलेक्ट हुई। ये वेट किया गया मेरा आईडी कार्ड बन जाए दैट आई विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। बट साहब ने सबसे पहले मुझे चांस दिया था। मैं 4 साल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर रही और इनके करीब वोट लिए, तो इस पर मुझे बहुत हैरत हुई कि इतने वोट मुझे कहाँ से मिल गए। मैंने जब सबसे गुजारिश की तो मैंने बड़ा जोर लगाया कि मैं और फरहत फातिमा जो हमारी यूनियनिस्ट हैं, हम दोनों ये होस्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रेस क्लब ने कहा कि आप शहीद की बेवा हैं, हमारी बेटी हैं, हमारी बहन है, तो होस्ट तो हम ही करेंगे। जितना भी मैंने फोर्स किया किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन भट्ट साहब और नैयर ने ये कहा कि हम करेंगे। और इसके साथ जो हमारी दूसरी यूनियंस हैं, शकील साहब, सदीक अंजर साहब, तारिक उस्मानी साहब, बाकी सब ने भी ये कहा कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। और सबसे ज़्यादा एक जो सपोर्ट आई वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई कि उनके वॉलंटियर्स ने जो है बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें की। इसके बाद हम 2 और विजिल भी करेंगे। जब हमारे मेहमानाने गरामी बोल लेंगे तो उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरी ख्वाहिश है कि वो भी बात करें, और जो कोई पहले जाना चाहता है वो भी जो है वो हमें बता दे ताकि हम उसको पहले जगह दे दें। नाइंसाफ़ी इतनी शदीद हुई, बोलते हुए भी मैं बाज़-औक़ात कांपने लग जाती हूँ कि जिस पे बीती होगी तो कैसे बीती होगी, और मैं वहाँ क्यों नहीं थी उसको बचाने के लिए। अरशद शरीफ को खून से घबराहट होती थी, कभी शेव करते हुए भी कट लग जाता था तो एकदम से शोर की मुझे आवाज़ आती थी। मैं भागते हुए जाती थी, क्या हुआ है? तो कहते थे ये देखो कट लग गया। मैंने उनके शेवर्स चेंज कर दिए। मैंने कहा पता नहीं आप क्या करते हैं, क्यों आपको लग जाते हैं। एक दफ़ा फौज के साथ कवरेज पे गए तो कोई बग उनको काट गया और स्केबीज सा हो गया, पूरा दानों से भर गए। वहां से यहाँ तक सब्र करते रहे, किसी को बताया नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। घर आके एकदम से शोर डाला, डॉक्टर मीला से पूछो कुछ, मुझे कुछ हो गया है, वहां पे मुझे कुछ काट गया है एंड आई नीड सम काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। तो मैं अक्सर हमारे जितने जानने वाले डॉक्टर्स थे उनके स्टाफर्स को घर ही बुला लेती थी और कहते थे शो से पहले मुझे अपना बुखार 0 पे चाहिए। 102 बुखार हुआ होता था, कहते थे मैंने ऑफिस जाना है। मैं कहती थी इस तरह नहीं किया करें, आपके स्टाफर्स की भी कोई पर्सनल लाइफ होगी, उन्हें जीने दिया करें। सैटरडे संडे भी आप ऑफिस चले जाते हैं और हमें भी इम्यून किया हुआ है कि बस एक दिन की तफरीह करनी है और बाकी सारा वक्त काम करना है। इतना सच बोलते थे कि मुझे खौफ महसूस होता था। मैं नहीं चाहती थी कि इतना कीमती इंसान, इतना साहिब इल्म इंसान किसी एक मामूली सी गोली का निशाना बन जाए। मेरे ख्याल में 100-200 रुपए की मिल जाती होगी एक बुलेट, इतना आम है असला। मेरे नज़दीक तो असले पे मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं चुप हुए। जब उन्हें धमकियां आना शुरू हुई, हमारे घर में आने की कोशिश की, हरासानी शुरू हुई, तो मैं बहुत एक्टिव हूँ। जब हामिद मीर साहब के ऊपर हमला हुआ था तो वही बात कि हमारे मुल्क में मारने वाले हमेशा इतने बड़े होते हैं ना, इतने लार्जर देन द वर्ल्ड उनको पोर्ट्रे किया जाता है कि आप उन्हें कुछ कह ही नहीं सकते। तो मैं उन वाहिद लोगों में से शुरू में थी जिन्होंने ट्वीट करके कंडेम किया कि आपने हमारे सहाफ़ी को निशाना क्यों बनाया है। आपको किसी के नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप उसकी जान के पीछे पड़ जाएं। अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़िंदगी लिखी थी, वो बच गए, उनको बर वक्त जो है वो ट्रीटमेंट मिल गया, लेकिन एक तवील अरसा वो बीमार रहे लेकिन काम करते रहे। उस वक्त 2014 की बात है कि हार्डली हम कुछ लोग होंगे जो सोशल मीडिया पर ये कंपेन कर रहे थे कि जस्टिस दें। अरशद खुद अदालतों में जाते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ये नहीं पता था कि जिस तरह मैं मिस्री खान को देखती थी, वली बाबर को देखती थी, अभी जो रिसेंट हमारे सिंध में जितने हमारे जर्नलिस्ट इस दफा शहीद हुए, सिंध हुकूमत कहती है जाती दुश्मनी थी। भाई हमारी किसी से जाती दुश्मनियां नहीं होती, हम कोई बदमाश नहीं है, लैंड माफिया नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे। हमारे कोई हम में से मेजोरिटी लोग तो शायद स्मोकिंग भी नहीं करते हैं, और हम पे मुकदमे कौन से बनते हैं? मंशियात के। जो शख्स स्मोकिंग ही नहीं करता उसके पास तो मंशियात भी नहीं होगी। झूठे तरीन मुकदमे, और औरतों के लिए जो नई चीज लाए हैं वो ये नई चीज मार्केट में आई है किरदार कशी की। मुझ पे इतना गलीज इल्जाम लगा इद्दत में शादी का कि मैंने कहा या अल्लाह क़यामत के दिन हजरत आयशा से मैं ये बात करूंगी, अपना मैसेज दूंगी कि आपकी गवाही तो अल्लाह ताला ने कुरान में दे दी थी, मैं तो बहुत हकीर इंसान हूं, मेरे किरदार की गवाही कौन देगा कि मैंने शरई इद्दत पूरी की और मैं अब तक अपने शोहर के सोग में हूं। मतलब मुल्क में कोई इखलाकियात बची नहीं है कि आपने औरत देखी नहीं, खातून सहाफ़ी को आप कहेंगे कि वो बद किरदार है, मर्द सहाफ़ी को आप कहेंगे कि वो लिफाफा है। आप मुझे यहाँ बताएं कितने लोग हैं जो वेट कर रहे हैं इस वक्त, अब आखिरी तारीखें शुरू हो गई कि हमारी सैलरी आएगी तो हम अपना काम करेंगे, और यहाँ कितने लोग हैं जिन्हें लाखों में पैकेज मिल रहे हैं, वैसे पैकेज जो पीटीवी में लोगों को मिल रहे हैं। क्या आप लोगों को मिल रहे हैं?
प्राइवेट मीडिया के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। हमारी तो ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई हमारे पास इंश्योरेंस है। अरशद ने जब ये सब करना शुरू किया, मैंने उनसे कहा कि चुप हो जाओ प्लीज, कुछ मत बोलो। अभी हमारी घर में खुशहाली सुकून आया है, पहले एक स्ट्रगलिंग फेज था। मुझे मेरा घर अजीज है, आप मुझे इन चीजों में, जंगों में मत डालें। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझसे सवाल पूछा कि जो भगत सिंह पे मुकदमे करा रहा था वो कौन था? मैंने कहा भगत सिंह को तो मैं जानती हूँ, मुकदमे कराने वाले को नहीं जानती। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह लोग मुझे जानेंगे, जिसने मुझ पे मुकदमे कराए वो हमेशा गुमनाम, बदनाम और तारीकियों में रहेगा। मैंने उनसे कहा मुझे अपने घर में भगत सिंह नहीं चाहिए, मुझे अपना शौहर चाहिए, अपने घर का सुकून चाहिए, जो एक औरत वो करती है। हमारी सेटल लाइफ 12 साल हो चुके थे। उन्होंने कहा बारिश का पहला कतरा तो किसी को बनना है। और एक खौफ की पूरी लहर मेरे जिस्म में गई और मुझे अब था कि ये शख्स अब नहीं मुड़ेगा। मुल्क से वो जाना नहीं चाहते थे, वीजा उनके पास था नहीं। पर जब ये मैसेज आया ना कि हम तुम्हें बरहना करके तुम्हारी वीडियोस फैलाएंगे, तो वो बेलिबास नहीं होना चाहते थे। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उन्हें आर्जी तौर पे जाना पड़ा। और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं वापस आ जाऊंगा। मैं कोविड से रिकवर कर रही थी, मैं सफर करने की हालत में नहीं थी और मेरा भी पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हुआ था, हम इतने घूमने फिरने जाते ही नहीं थे। अब वहां पे वो जाके ज्यादा बेबाक हो गए, अपना यूट्यूब शुरू कर दिया। जब उन्हें टारगेट किया गया तो वो इतना ब्रूटल था कि मुझ तक वो तमाम तस्वीरें पहुंचाई गई कि मैं देख लूं कि ये देख लो अपना शौहर सच बोलता था ना, हमने देखो इसका क्या हाल किया। स्कल की बोन मिसिंग थी क्योंकि बुलेट वुंड जो था वो हेड शॉट था। किडनी नहीं थी, नेल्स नहीं थे, पसलियां टूटी हुई थी, ब्रूज ही ब्रूज थे। एक आंख खुली हुई थी, एक बंद थी, क्योंकि गोली वहां से होते हुए यहां से निकली थी। सही सालिम शौहर भेजा था, सेहतमंद बाहर भेजा था और इस इंतजार में थी कि उसी तरह वापस आएगा। ये सब इसलिए किया गया कि बाकी सब भी खामोश हो जाएं कि देखो हमने उसका क्या अंजाम किया। वो वैसे तो इनके बहुत क्लोज था, लेकिन इनके बेनिफिशरी नहीं था, वो किसी से फायदा नहीं लेता था। वो चुप नहीं किया, उसने जमहूरियत के लिए, असल जमहूरियत के लिए आवाज बुलंद करता रहा कि इस मुल्क में डील्स के जरिए से, एनआरओस के जरिए से जमहूरियत नहीं आएगी, वोट के जरिए से आएगी। और जमहूरियत और सहाफत का बहुत क्लोज रिश्ता है। आज देखें, आज हमारे साथ ऑपोजिशन भी बैठी हुई है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। अब केस नहीं चल रहा पाकिस्तान में, आईनी अदालत हमारा केस नहीं सुन रही है, हम नशिस्तों पे ही बैठ रहे होते हैं। आपको पता है मैं अदालत जाते हुए भी खौफ महसूस करती हूँ। मुझे अदालत जाके कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई इंसाफ मिल जाएगा। और ऐसा लगता है इर्द गिर्द ऐसे लोग बैठे हैं जो मुझे देख रहे हैं, इनमें से पता नहीं कितने दूसरे फरीक भी तो आए हुए होते हैं ना जिन पे हमें शक है। जब भी मैं नशिस्त पे बैठ रही होती हूँ उतने में हमारा केस वो आगे की तारीख हुकूमत ले लेती है। हम आज तक 3 साल में वो एक एमएलए करके उस पर तौसीक नहीं कर सके, और मैं वहां के हाई कोर्ट से, अपील कोर्ट से होते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है मैंने उनके। कम अज कम उनकी जज ने मुझे सुना तो सही इन 3 सालों में। हमारे जजेस, मैं रोस्टम पे खड़ी होती हूँ, वो नहीं सुनते, बोलने की इजाजत नहीं देते। आप मुझे बताएं कि अगर वो मेरे सर पे हाथ नहीं रखेंगे दस्ते शफकत, आज तक हमें चीफ जस्टिस ने नहीं कहा कि आप सारे सहाफी मिलके आए और बताएं कि आपकी क्या मसाइल हैं, हम हल करते हैं, या आईनी अदालत हमें बुलाए। वो तो हमें सुनना ही नहीं चाहते। हमारे पास बतौर सिटीजन क्या क्या, हम भी तो एक सतून है ना, आप हमें क्यों तबाह कर रहे हैं? अगर एक सतून रियासत का गिर गया तो क्या रियासत यूं हो जाएगी? यूं नहीं रहेगी। हमारे पास ना असला है, ना हमारे पास बजट है, ना हमारे पास बड़े बड़े गोल्फ क्लब है, ना हमारी सोसाइटियां हैं, ना हमें जो, हम सब कुछ अपने ओन पे करते हैं। तो आप हमें वो भी नहीं कर, आप हमें बोलने नहीं दे रहे, आप हमें आईना नहीं दिखाने दे रहे। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में वो ये है कि कीनिया में गोली चलाने वालों का तो चल रहा है केस, उनका सुप्रीम कोर्ट अब मुझे सुनेगा, 1-1.5 साल में वो मुझे फैसला दे देंगे वहां से। पर यहां कौन सुनेगा? मैं ये चाहती हूं कि हम सब अपना ये अलामिया जारी करें कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं हाजिर सर्विस जजेस का, और वो इसके ऊपर कार्रवाई करें और उन तमाम लोगों को बुलाएं जिन्होंने अरशद को धमकाया, उसका शो बंद कराया, और 16 FIRs वाले उन लोगों को बुलाएं जिनके खुद जराइम पेशा अपने रिकॉर्ड्स हैं पीछे। चाय पीता पीता कोई शख्स जाएगा, फला एंकर ने ये बात ठीक नहीं की, इससे मुकदमा दर्ज कर, जो उसमें मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और हमारे तो ये हालात है कि हमारा घर प्रेस क्लब पे भी हमला हो चुका है, यानी कि वो हमें रियासत के चौथे सतून को कुछ समझते ही नहीं है।
दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ बहुत साहिब सरवत अमीर सहाफ़ी भी हैं जिनके लाखों में पैकेजेस हैं। उन्हें यहाँ पे एक जो है वो कमीशन कायम करना चाहिए, एक फ़ंड कायम करना चाहिए उन सहाफ़ियों की फैमिली के लिए जिनकी वफ़ात हो जाती है, जो शहीद हो जाते हैं, जिनकी बेवाएँ और बच्चे पीछे रह जाते हैं। मैंने हामिद मीर साहब की पिटीशन का हिस्सा बनने की कोशिश की और उन 14 सहाफ़ियों के नाम भी डाले जो इन 2 सालों में कत्ल हुए हैं। और ये गज़ा के बाद दूसरा बड़ा नंबर है कि एक मुल्क में जंग भी नहीं हो रही और 14 सहाफ़ी कत्ल हो गए और सिंध हुकूमत ये कह के बरी ज़िम्मा हो जाती है इसकी ज़ाती दुश्मनी थी, ये अपनी ज़ाती दुश्मनी की वजह से कत्ल हुआ है। हमें एक तो हरासानी के हवाले से सीरियस कमेटी की ज़रूरत है कि जिसको धमकी आ रही है वो कत्ल भी हो सकता है, खुदा न खास्ता, और जिसकी फैमिली पीछे अकेली रह जाती है उसकी मदद करना हम सबका फ़र्ज़ है। तो मेरी आपसे एक तो ये गुजारिश है कि हमें मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, चीफ जस्टिस से मिलना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है कि 3 साल आप अरशद शरीफ को धमकाने वालों, अरशद शरीफ का शो बनकर आने वालों किसी एक शख्स को भी नहीं बुला सके। आज तक हमारी मदयत में FIR ही दर्ज नहीं हुई। क्या अरशद की वालदा का ये इस्तेहकाक नहीं है कि अपने बेटे के कत्ल की FIR, उनकी मदयत किसी कोई थाने का कोई है अर्दली उसके नाम से दर्ज हुई है, एक फेक FIR। आप सोचें, ये मकाम है इस मुल्क में इंसाफ का। तो आप लोग एक तो मेरे साथ अक़वाम मुत्तहिदा चलें जो यहाँ पे उनका ऑफिस है, EU चलें, और दूसरा कि हमें चीफ जस्टिस, क्योंकि और हम किसके पास जाएं। फॉर्म 47 की हुकूमत से मैंने कभी कोई गुजारिश नहीं की और ना मैं कभी करूंगी। ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। अगर हमने इसे नहीं रोका, हमने इस पे बात नहीं की, हमने मिलकर जद्दोजहद नहीं की, तो अल्लाह न करे कल किसी और का नंबर है। और आप मुझे बताएं कि ये जो 14 लोग इस साल 2 सालों में इस नए रजीम में कत्ल हुए हैं सहाफ़ी, क्या इनके लवाहिकीन कहीं जद्दोजहद कर पा रहे हैं, कहीं बोल पा रहे हैं? हमारे पास तो फिर एक प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, हमारे अपने इदारे हमें सपोर्ट करते हैं, हम बोलते हैं, एक दूसरे के कहने पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें एक मैकेनिज्म बनाना होगा इस हरासमेंट से डील करने के लिए। हम अपने कीमती सहाफ़ियों को इस तरह नहीं खो सकते, गोलियां लग जाएं, उन हरासानी हो जाए, उनकी जॉब्स चली जाएं। हमें मिलकर इस पे काम करना होगा। और दूसरी चीज़ कि हमें फ़ंड कायम करना होगा अपने उन तमाम सहाफ़ियों की बेवाओं के लिए, बच्चों के लिए जो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सो मच।